सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अनंत चतुर्दशी पर शुरू हुई रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला। प्रथम दिन रावण का हुआ जन्म तो राम अवतार की हुई भविष्यवाणी। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की यौम पैदाइश पर निकला मोहम्मदी जुलूस। शामिल हुए हजारों लोग, पूरे उत्साह के साथ की भागीदारी। श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया अनंत चतुर्दशी का पर्व। नगर के जैन मंदिरों में हुए विविध धार्मिक अनुष्ठान। और सीने के टैटू की मदद से पुलिस ने पकड़ा शातिर चोर। 3 माह पूर्व हुई चोरी की घटना का हुआ खुलासा। और अब समाचार विस्तार से। पैगंबर हजरत मोहम्मद की यौम पैदाइश ईद मिलादुन नबी गुरुवार को बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाई गई। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की यौम पैदाइश ईद मिलादुन नबी गुरुवार को मजहबी जोश और खुशी के माहौल में मनाई गई। इस अवसर पर शहर के कई इलाकों में सुबह से ही मोहम्मदी जुलूस निकाले गए, जिसमें शामिल हजारों लोगों ने पूरे उत्साह के साथ भागीदारी की। मोहम्मदी जुलूस में आपसी सद्भाव के साथ देश प्रेम का अद्भुत जज्बा भी देखने को मिला। जुलूस में सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मुस्तफ़ा या मरहबा आदि सदाएं बुलंद होती रहीं। ईद मिलादुन नबी पर मरकजी दावत इस्लामी जुलूस मोहम्मदी कमेटी एवं मुफ्ती बोर्ड के सदर और जनरल सेक्रेटरी की निगरानी में रेवड़ी तालाब मैदान से सुबह पूरे जोश के साथ जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। इसमें शामिल होने के लिए मुस्लिम समुदाय के बड़े बुजुर्गों के साथ युवाओं और बच्चों का रेला उमड़ पड़ा। सिर पर हरा साफा बांध लकदक कपड़ों में सजे समुदाय के लोग मजहबी परचम लहराते हुए जुलूस में शामिल हुए। रेवड़ी तालाब से निकला यह जुलूस भेलूपुरा, विजया, तिराहा, शिवाला, सुनारपुरा होते हुए आगे बढ़ा। मदनपुरा में जुलूस पर लोगों ने पुष्प वर्षा भी की। यहाँ से जुलूस परंपरागत मार्ग मदनपुरा, गदौलिया चौक, कबीर चौरा, पियरी होता हुआ बेनियाबाग के मैदान में पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए थे। बेनियाबाग के मैदान पर उलेमाओं ने नबी की शान में तकरीर किया, शायरों ने कलाम पेश किए, अंजुमनों ने नात पढ़ी। अंजुमन ऑल इंडिया तबलीग सीरत, रज़ा इस्लामिक मिशन, रजा फाउंडेशन, रज़ा एकेडमी, दावत इस्लामी, अंजुमन अंदलीब रज़ा, अंजुमन गुलशन ए हसान, जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा, अंजुमन महफूजिया, अंजुमन हनफी रजवी सोसाइटी, अंजुमन खाक सारान हक, अंजुमन इबलाग ए हक आदि अंजुमनें जुलूस मोहम्मदी में शामिल रहे। पर्व पर घरों में लोगों के साथ महिलाओं ने फातिहा पढ़ी। इस पाक मौके पर घरों से लेकर बाजार तक के इलाके रोशनी से जगमग हुए। गुरुवार को नगर में अनंत चतुर्दशी का पर्व श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। नगर में अनंत चतुर्दशी का पर्व श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सनातन धर्मियों ने जहां विविध अनुष्ठान कर 14 गांठ वाले अनंत धागे को अपनी बाह में बांधा, तो वहीं जैन समाज ने भी अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर अनंतनाथ एवं देवादिदेव पार्श्वनाथ का 108 रजत कलशों से मस्तकाभिषेक ग्वालदास साहू लेन स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती शीशे वाली मंदिर में धार्मिक रीति रिवाजों के साथ किया। इस अवसर पर विविध धार्मिक आयोजन किए गए। इस दौरान 24 पूजन, देव शास्त्र पूजा, गुरु पूजा, विनय पाठ, अनंतनाथ पूजा, जिनेंद्र भगवान पूजा, शांति पाठ एवं महाअध्र चढ़ाया गया। इसी के साथ भाद्र शुक्ल पंचमी से अनंत चतुर्दशी तक चलने वाले पर्युषण 10 लक्षण पर्व का समापन भी हुआ। जैन धर्म के प्राचीन परंपरा के अनुसार अनंत चतुर्दशी पर्व पर विभिन्न जैन मंदिरों में भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली भेलूपुर, भगवान श्रेयांसनाथ की जन्मस्थली सारनाथ, भगवान सुपार्श्वनाथ जी की जन्मस्थली भदैनी, चंदा प्रभु भगवान की जन्मस्थली चंद्रपुरी, चौबेपुर के अलावा नरिया, खोजवा, मैदागिन, हाथी बाजार, मझवा भाट की गली में पूजन अभिषेक किया गया। हमारी जो है परंपरा का
सबसे प्रमुख जो है दिन जो है, जिसको अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। यह 10 दिन का जो है पर्व होता है, जिसमें उत्तम क्षमा से हम उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत तक की आराधना जो है करते हैं, और इसका समापन क्षमावाणी पर्व से होता है। आज भगवान वांसपूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तो प्रतिदिन जो है हम 10 लक्षण जो धर्म हैं, क्षमा, मार्दव, आर्दव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, इन सब की जो है प्रतिदिन जो है पूजा करते हैं, और एक प्रकार से ये प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का जो भाव जो है संचारित जो है करता है कि प्रत्येक प्राणी जो है का अपना अस्तित्व है, और उसकी सुरक्षा के लिए हमें प्रयास जो है करना चाहिए। रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला का अनंत चतुर्दशी गुरुवार को क्षीरसागर की झांकी के साथ शुभारंभ हुआ। परंपराओं की थाती संभाले धर्म, आध्यात्म, श्रद्धा, भक्ति और फक्कड़ मस्ती के अनुष्ठान रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला का अनंत चतुर्दशी पर श्री गणेश हुआ। बृहस्पतिवार को ठीक शाम 5 बजे रामबाग लीला स्थल में रावण जन्म और रामावतार की भविष्यवाणी के साथ ही दुनिया के अनूठे रंगमंच का पर्दा उठा। रामलीला के प्रथम दिन रामबाग स्थित पोखरा में क्षीरसागर की रामलीला हुई, जिसमें शेष शैया पर लेटे श्री हरि की झांकी सजाई गई। इसके लिए देश विदेश से लीला प्रेमियों के जत्थे दोपहर से ही उमड़ पड़े थे। 1 माह तक चलने वाले इस विश्व प्रसिद्ध रामलीला के लिए साधु सन्यासियों ने मठ मंदिरों में डेरा डाल दिया, तो नेमियों ने अपने अपने ठिकानों में रात्रि विश्राम कर बृहस्पतिवार की शाम का इंतजार किया। वाराणसी के रामनगर रामलीला देश भर में काफ़ी प्रसिद्ध है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। आम रामलीलाओं से अलग यह रामलीला पूरे 1 महीने तक चलती है और उसमें रामायण के बारे में काफ़ी विस्तार से उल्लेख होता है। यह रामलीला अनंत चतुर्दशी के दिन आरंभ होता है और इसका समापन 1 माह बाद पूर्णमासी के दिन होता है। नवरात्रि के दौरान धार्मिक अनुष्ठान के संपूर्ण विधान सहेजने वाली विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला को खास बनारसी अंदाज में मेहमान देख सकते हैं। नदी किनारे होने वाली इस रामलीला को किसी स्टेज पर नहीं बल्कि दूर दूर तक फैले घाटों और स्थान विशेष पर आयोजित किया जाता है। 239 वर्ष से चली आ रही इस रामलीला में हर एक सीन के लिए अलग स्थान को चुना जाता है। जैसे अगर रामलीला में अयोध्या दिखाना है तो उसकी जगह अलग होगी, लंका दिखाना है तो उसका स्थान अलग होगा। इसी प्रकार स्वयंवर और युद्ध क्षेत्र के सीन भी अलग अलग जगहों पर किए जाते हैं। इस रामलीला की भव्यता इसको बेहद खास बनाती है। रामनगर की रामलीला को यूनेस्को द्वारा अनोखी वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पहचान मिली है। सिगरा क्षेत्र स्थित सुविधा साड़ी के शोरूम में सेंधमारी कर चोरी करने वाले सोनू दादा नामक चोर को पुलिस ने धर दबोचा। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई न कोई ऐसा निशान छोड़ ही जाता है जिससे वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। कुछ ऐसा ही वाराणसी में देखने को मिला, जहां नामी साड़ी के शोरूम में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोर की पहचान सीने पर बने टैटू की सहायता से पुलिस ने शातिर चोर की पहचान कर उसे धर दबोचा और सिगरा स्थित एक साड़ी के शोरूम के 3 माह पूर्व हुए चोरी की घटना का अनावरण किया। घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने बताया कि चोर ने सिगरा थाना क्षेत्र के स्टेडियम के पास सुविधा साड़ी सेंटर नामक शोरूम में सेंधमारी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। शोरूम के पीछे की दीवार को तोड़ पेशेवर चोर सोनू दादा ने लिफ्ट के गेट के शीशे को तोड़कर लिफ्ट के तार के सहारे नीचे उतरकर दरवाजे का तार काटकर दुकान के निचले हिस्से में प्रवेश किया और कैश काउंटर को तोड़कर लगभग 5 लाख रुपए कैश चोरी कर लिया। इसके साथ ही चांदी का सिक्का, सोने की गिन्नी एवं करीब 50,000 का सामान चोरी के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने जब दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो चोर चोरी करते हुए दिख तो रहा था, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। वहीं पुलिस ने अपने मुखबिरों को एक्टिव किया और चोर को पकड़ने के लिए चोर के सीने पर बने टैटू का क्लू मुखबिरों को बताया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कड़ी मशक्कत के बाद चोर की पहचान की। मुखबिर से भेलूपुर थाना क्षेत्र की पुलिस को सूचना मिली कि सिगरा पुलिस जिस पेशेवर टैटू वाले चोर को ढूंढ रही है वह बनारस स्टेशन के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही भेलूपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच मुखबिर से चोर की शिनाख्त कर हिरासत में ले लिया। इससे पहले इनके ऊपर 9 मुकदमे हैं कुल और 2.5 साल ये पहले भी जेल में रह चुका है। थाना लंका में इन पे गैंगस्टर का मुकदमा भी लिखा गया था। और ये जब नकब्ज़ नहीं करता है तो अगर कपड़े का अगर शोरूम है तो अपने हिसाब से कपड़े देखता है, कदकाठी के हिसाब से, और अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनता है और जो कपड़े इसके नहीं आते हैं उनको कपड़ों को फेंक देता है। सर कुछ बताया चोरी करने की वजह क्या है इसकी? ये शौकिया चोर है, इसको घर वाले रखते नहीं हैं, अपने खर्चे के लिए, नशे के लिए जो है चोरी करता है और बरामदगी जो है 40,000 से ज़्यादा की इसमें बरामदगी हुई है। सर टैटू से पकड़ा गया है कपड़ों से?
इसका चेहरा स्पष्ट फुटेज में भी दिख रहा था और टैटू भी जो है इसकी एक पहचान है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए जारी नए नियमावली के विरोध में छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय के सामने बीएचयू के कुलपति, परीक्षा नियंत्रक एवं उप परीक्षा नियंत्रक का पुतला फूंका। पीएचडी प्रवेश के लिए जारी नई नियमावली के विरोध में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना के चौथे दिन आक्रोशित छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय के सामने बीएचयू कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर एन.के. मिश्र एवं उप परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राकेश रमन का पुतला दहन किया। पुतला दहन कर रहे छात्रों का आरोप था कि पीएचडी प्रवेश के लिए परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर एन.के. मिश्र ने कुलपति के संरक्षण में त्रुटिपूर्ण नियमावली बनाई और छात्रों के बार बार ज्ञापन देने के बाद भी उसमें सुधार नहीं किया। साथ ही छात्रों के प्रदर्शन के बाद से ही कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिस के सारे अधिकारी फरार हैं, जिसके कारण परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर ताला लगा है, जिससे विश्वविद्यालय के आम छात्र छात्राओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनके बाद कल हम लोग जाकर रिएक्टर साहब को जो है ज्ञापन सौंपे कि सर ऐसा ऐसा मामला है। रिएक्टर साहब भी अचंभा हो गए देख के कि ये किसने बनाया है और ये कैसे हो गया। आज हम लोगों ने जो है कुलपति का, परीक्षा नियंता का और परीक्षा एग्जामिनेशन चेयरमैन का, कमेटी का जो चेयरमैन है उनका हम लोगों ने पुतला दहन किया है। जब तक ये लोग हमारी मांग नहीं मांग लेते, ये तुगलकी फरमान वापस नहीं ले लेते, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसावादी तरीके से धरना देते रहेंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा देंगे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से निषाद समाज को वर्तमान सरकार द्वारा 36,000 करोड़ की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में केंद्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से निषाद समाज को इस सरकार द्वारा 36,000 करोड़ की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। निषाद समाज को अनुसूचित जाति में भी शामिल कराया गया है। इसके अलावा उनको किसान क्रेडिट व बीमा के माध्यम से भी लगातार लाभ दिलाया जा रहा है। जो निषाद समाज अभी तक उपेक्षित था वह सरकार में भी भागीदारी निभा रहा है। यह निषाद समाज के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसके पूर्व में कांग्रेस सरकार ने निषाद समाज के लिए कुछ भी नहीं किया और यही हाल प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने किया। हमेशा निषादों के साथ छलावा किया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनका उन्नयन कर रही है। यूपीए का विस्तार है और आज के दिन में उत्तर प्रदेश में जब भी कांग्रेस आई और कांग्रेस सपा पर सवार हुई तब तक सपा समाप्त की तरफ गई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब वो आए तो अपने आप ऑटोमेटिकली 2017 में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती थी। बाकी का कोई वोट है नहीं, वो दल हैं, दिल नहीं है। हमारे यहाँ 39 पार्टियाँ एक साथ हैं और मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी उन्होंने तय किया कि 330 पार मोदी सरकार और उसका नाम ले रहे हैं बिना दूल्हे की बारात है। और उसमें आज के दिन में देखो एक दूसरे के प्रेम नहीं कर सकते तो क्या मोदी जी की सरकार बनेगी 2024 में। गीता मंदिर पर गुरुवार को प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी का 116वां जन्मदिवस मनाया गया। गुरुवार को प्रणाम वंदे मातरम समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में गीता मंदिर पर भगत सिंह जी का जन्मदिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओम प्रकाश यादव बाबू थे, वो विशिष्ट अतिथि मनीष चौरसिया थे। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप जायसवाल तथा धन्यवाद आदित्य गोयनका ने किया।
कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगत सिंह जी के 116वीं जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि अर्पित कर तिलक लगाकर नमन किया गया। इसके उपरांत आयोजित सभा में वक्ताओं ने देश के प्रति उनके दिए गए योगदान को याद किया तथा उनके बताए गए मार्ग पर चलने के लिए देश के युवाओं से आह्वान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से धीरेन्द्र शर्मा, अशोक शर्मा, शोभनाथ मौर्य, दीपक आर्या, अशोक सैनी, नवनीत गुप्ता, मंगलेश जायसवाल आदि उपस्थित थे। सरदार भगत सिंह जी के 116वीं जयंती का यहाँ आयोजन किया, जिसमें माल्यार्पण, पुष्पांजलि करके उनको नमन किया है, वंदन किया है, क्योंकि ये ऐसे महापुरुष हमारे देश के लिए जिन्होंने, हम समझते हैं कि इतनी कम अवस्था में, जिस युवा अवस्था में लोग अपने कैरियर के लिए सोचते हैं, अपने उज्जवल भविष्य के लिए सोचते हैं, उस समय इन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश के स्वतंत्रता के महायज्ञ में दे करके हम सब भारतवासियों का जीवन कैसे अच्छा हो, इसके लिए इन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। तो ऐसे बलिदानियों के 116वीं जयंती के अवसर पर हम उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं तथा भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश से मांग करते हैं कि वाराणसी में किसी सार्वजनिक स्थल, आज़ाद पार्क, अन्य किसी स्थान पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की प्रतिमा स्थापित करके उनको हम सब नमन करने का अवसर, स्थान प्रदान करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन प्रतिमा को देख करके उनसे सीखे, प्रेरणा लें, आगे भारत का भविष्य उज्जवल बनाए उनके बताए पद चिन्हों पर चल करके। गोदौलिया गिरजाघर मार्ग पर वंदना परिवार के नए सेगमेंट मानसी डिजाइनर बुटीक का शुभारंभ हुआ। वंदना परिवार के नए सेगमेंट मानसी डिजाइनर बुटीक का शुभारंभ गोदौलिया गिरजाघर रोड स्थित वंदना सिल्क बनारस में बहुत उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर चंद्रकला पाड़िया, पूर्व कुलपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय राजस्थान के कर कमलों से दीप प्रज्वलन करके और गणेश वंदना से किया गया। इस अवसर पर प्रतिष्ठान युवा महिला उद्यमी मानसी लोहिया ने बताया कि मेरा परिवार विगत 50 वर्षों से वंदना ब्रांड में क्लॉथिंग सेगमेंट में है। मेरे अपने अनुभव से महसूस किया कि वाराणसी के क्लॉथिंग बिजनेस में इतना विशाल मार्केट होते हुए भी कंज्यूमर को अगर प्योर सिल्क, बनारसी ब्रोकेट या कोई भी हैंडमेड फैब्रिक कुछ मीटर अपने यूज़ के लिए लेना हो या अपनी चॉइस की कस्टमाइज डिज़ाइन या कॉन्सेप्ट बनाना हो तो काफ़ी असुविधा होती है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपने घर वालों से इस बारे में विचार विमर्श किया और फिर जन्म लिया स्टोर की परिकल्पना का। हमारी टीम वंदना ने 4 टेक्सटाइल डिजाइनरों के साथ पूरे भारतवर्ष में हैंडमेड फैब्रिक बनाने वाले 50 से अधिक मास्टर वीवर को अपने साथ जोड़ा और न्यू फैशन और पैटर्न के हिसाब से डिज़ाइनों का निर्माण किया। साथ ही साथ एक विशाल संग्रह सलवार सूट, फैब्रिक, दुपट्टे व लहंगे इत्यादि का कुछ नया संग्रह बनाया जो काशी के सभी कला प्रेमी उपभोक्ताओं के लिए प्रस्तुत किया गया है। वंदना सिल्क बनारस के उमेश जोगाई ने शुभारंभ के अवसर पर आए अतिथियों का स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित किया। हमारे बीच एक डिस्कशन हुआ था फैब्रिक को लेके और उस वक्त पापा ने शेयर किया था कि उनका ये हमेशा से एक विजन रहा है कि रिटेल के साथ साथ वो फैब्रिक भी बेचे। तो मैंने भी पापा को बोला था कि हाँ, जैसे हम सब यूनिक हैं अपने में, तो ऐसा क्यों नहीं बनाया जो हमारे पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आज मैंने जो पहना है वो पापा ने पहला, मतलब मानसी हैंडमेड का ये पहला प्रोडक्ट था जो मैंने आज पहना है और ये मेरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो वही फिर डिस्कशन हुआ, उसी के बेसिस पे ये बना है एंड वी होप कि जो हमारा विजन है, जो हम चाहते हैं कन्वे करना, वो जो एक एक कस्टमर आए उसको भी वो पैशन फील हो हमारे साथ। बनारस मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब है हिंदुस्तान में, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। किसी को अपने मन का 2 मीटर या 1 मीटर या 3 मीटर प्योर कपड़ा लेना हो कि अपने मन की डिजाइन बनानी हो, ये मन का सिलाना हो तो नहीं कर पाता। हमारी बिटिया मानसी ने जब इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी है यहाँ पे, तो उसी की टीम में, उसी के निर्देश में ये पूरा अपना शोरूम खोले। इसमें पूरे हिंदुस्तान भर के जितने भी हैंडमेड फैब्रिक है सब यहाँ अवेलेबल है और कस्टमर अपने मन से अपने डिजाइन को, अपने रंग को, अपने पैटर्न को, अपनी फिटिंग को कस्टमाइज करा सकते हैं। मेरी जानकारी वो बनारस में ये पहली शुरू है। मैं आज इस उद्घाटन से बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि एक छत के नीचे सभी प्रकार के फैब्रिक का होना, तरह तरह के फैब्रिक्स का होना, ये अपने आप में एक बहुत, जितने कस्टमर्स हैं उनके लिए बहुत सुविधाजनक है कि उनको अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा। सिलाई की सुविधा भी इन्होंने प्रदान की है, तो इसलिए और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई एक फेमिनिस्ट होने के नाते कि इसका नाम बच्ची के नाम पर मानसी रखा गया। तो ये मुझे बहुत ही हर्ष देता है कि अब हम सब स्त्रियों की जो क्षमता है उसको आंकने लगे हैं, समझने लगे हैं। गुरुवार को गांधी अध्ययन पीठ सभागार में उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का प्रदेशीय सम्मेलन तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर
शैक्षिक संगोष्ठी गुरुवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में संपन्न हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि अशोक गांगुली, पूर्व निदेशक CBSE ने दीप प्रज्वलन तथा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। अतिथियों का स्वागत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्व सदस्य तथा सनातन धर्म इंटर कॉलेज वाराणसी के प्रधानाचार्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने किया। विषय प्रवर्तन संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल श्रीराम शरण सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का वही मॉडल सफल होता है जिसमें प्राचीनता और आधुनिकता का संगम हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी पर आधारित है। उन्होंने शैक्षिक संगोष्ठी के विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा की रणनीति पर विस्तृत चर्चा किया। अनिल कुमार वर्मा, डॉक्टर कुलदीप दुबे, डॉक्टर आनंद प्रभा सिंह ने नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में विचार व्यक्त किए तथा माध्यमिक शिक्षा में इसे किस प्रकार प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा इस पर चर्चा किया। सम्मेलन और संगोष्ठी के मुख्य अतिथि CBSE के पूर्व निदेशक तथा नई शिक्षा नीति 2020 के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अशोक गांगुली ने नई शिक्षा नीति 2020 में माध्यमिक शिक्षा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में आधुनिक भारत तथा उसकी सफलताओं और चुनौतियों के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान सम्मिलित होगा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के संबंध में भारत की भविष्य की आकांक्षाओं की स्पष्ट भावना विकसित होगी। आज भारत में CBSE केवल एक प्रमुख बोर्ड नहीं है। आज भारत में जो अब 62 से अधिक जो हमारे स्कूली बोर्ड है, ये अत्यंत, अब उसमें 3 हमारे नेशनल बोर्ड है। चौथा नेशनल बोर्ड अब आ चुका है भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में। तो नेशनल बोर्ड के साथ साथ जो हमारे स्टेट बोर्ड है, जो हमारे 60 के करीब स्टेट बोर्ड है, जब तक उनमें क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, उनमें क्वालिटी स्पष्ट आ नहीं पाए, तब तक हम संपूर्ण भारत में इसको परिलक्षित नहीं देख पाएंगे। तो आज हमारे चुनौतीपूर्ण स्थिति है कि CBSE लीड करें, नेशनल बोर्ड लीड करें, किंतु साथ ही साथ स्टेट बोर्ड के जो है संपूर्ण करिकुलम जो प्रोसेस है, चाहे वो करिकुलम डिज़ाइन हो, चाहे करिकुलम ट्रांजैक्शन हो, चाहे करिकुलम का मूल्यांकन हो, उसमें एकरूपता के साथ साथ उसमें हर स्तर पर जो है परिवर्तन लाया जाए। श्री राम तारक आनंद आश्रम में 38वां श्री गणेश नवरात्र महोत्सव अनेक प्रतियोगिताओं तथा दक्षिण भारतीय पूजन पद्धति के साथ संपन्न हुआ। मानसरोवर स्थित श्री राम तारक आनंद आश्रम में 38वां श्री गणेश नवरात्र महोत्सव प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अनेक प्रतियोगिताओं के साथ तथा दक्षिण भारतीय पद्धति से पूजा पाठ से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के समापन पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी VV सुंदर शास्त्री ने नारियल फोड़कर किया। शोभा यात्रा आश्रम से निकलकर नारद घाट, पांडे हवेली, सोनारपुरा, भेलुपुर होते हुए हरिश्चंद्र घाट, हनुमान घाट, केदार घाट से छिमेश्वरा घाट पर गंगा जी का पूजन अर्चन किया गया। तो पश्चात गणेश प्रतिमा को वापस आश्रम में मंडप पर स्थापित किया गया। इस शोभा यात्रा में रास्ते भर भक्तों के द्वारा भगवान की पूजा आरती कर स्वागत करते हुए फूलों की वर्षा की गई। शोभा यात्रा में शामिल लोग रास्ते भर गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाते हुए नाचते गाते चल रहे थे। पूरे रास्ते में गणेश जी का प्रसाद भी वितरण किया जा रहा था। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से VV सीताराम, तुलसी गजानन जोशी, आशीष टंडन, VVSP गणेश, मनोज जोशी, अनुपम भट्टाचार्य, अभिषेक जायसवाल, विष्णुनाथ रघुवीर आदि अनेक लोग शामिल थे। 19 सितंबर 2023 से लेकर आज तक पूजा पाठ बीच में अनेक कार्यक्रम, छोटे बच्चों का प्रतियोगिता आयोजित है, जिसका पूजा का समापन हम लोग सुबह कलश उद्वासन से किए थे, जो कि गंगा जी में कलश को हम लोग निमज्जन किए। अभी हम लोग गणेश प्रतिमा को लेकर, भव्य प्रतिमा को एक रथ के ऊपर रखकर हम लोग मोहल्ले के कई मोहल्ला घूमते हुए जो नारद घाट, पांडे हवेली, सोनारपुरा, भेलुपुरा, हनुमान घाट, केदार घाट होते हुए क्षेमेश्वर घाट पर आकर गंगा जी का पूजा अर्चना किया जाएगा। उसके बाद प्रतिमा पंचधातु की होने के कारण पूजा के पश्चात प्रतिमा को वापस आश्रम में स्थापित किया जाएगा। फिर प्रतिदिन आश्रम में पूजा पाठ चलती रहेगी। ये 9 दिन के लिए हम लोग ये प्रतिमा पंचधातु का पूजा अर्चना करते हैं। पहले मिट्टी के हम लोग लगाते रहे, अभी कुछ कारणवश हम लोग इसको पंचधातु के रूप में हम लोग बदल दिए हैं। ये लोगों भक्तों का बहुत ही उत्साह है इसमें। सब भी जुलूस में, शोभा यात्रा में बहुत से सैकड़ों भक्त भाग ले रहे हैं। पूरे रास्ता भर प्रसाद वितरण किया जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित बाबा कर्मवीर का वार्षिक श्रृंगार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित बाबा कर्मवीर का वार्षिक श्रृंगार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर यहाँ 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रथम दिन अखंड संकीर्ण, दूसरे दिन प्रसाद वितरण और भक्ति में संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित पार्षद गुड्डू पटेल ने बताया कि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है
यह मंदिर भू स्थापना से पूर्व भी था। यहाँ पर लगभग 25 गांव के लोग दर्शन पूजन करने पहुँचते हैं। यह बहुत ही सिद्ध पीठ है। इन्हीं बाबा के नाम से हमारे क्षेत्र का नाम कर्मवीर पड़ा। यहाँ पर आज संगीत के कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय महिलाओं सहित अन्य गायकों ने अपने भजनों से वातावरण को भक्तिमय कर दिया। यहाँ पर पहुँचने वाले भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया है। अनंत चतुर्दशी के दिन जो है भव्य रूप से दंगल का कार्यक्रम होता था, लेकिन अब दंगल ना होके ये जो पूजा पाठ का कार्यक्रम हर अनंत चतुर्दशी को धूमधाम से हम लोग इनका मनाते हैं। इनका वार्षिक श्रृंगार बाबा का करते हैं और बाबा से यही कामना करते हैं कि हमारे सारे भक्तगणों का, सारे क्षेत्र लोगों का सदैव अपनी जो है कि अपनी आशीर्वाद बनाए रखे और लोग आगे बढ़े, देश का और अपना नाम रोशन करें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।